डियर स्टूडेंट्स, हमारा लास्ट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस वाला जो हमारा चैप्टर चल रहा है। उसके अंदर ये लास्ट टॉपिक है इथिकल इश्यूज। देखो, बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करके हमने ह्यूमन बीइंग के फ़ायदे के लिए तरह तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं वो प्लांट्स और एनिमल से प्रोड्यूस करवाए हैं, और उनके प्रोडक्शन से हमारा जो डिफरेंट काइंड की हम ये कहेंगे कि यील्ड जो है, हमारी डिफरेंट क्रॉप्स की जो यील्ड है, प्रोडक्शन जो है, वो रीसेंट टाइम्स में इंक्रीज हुई है। और बढ़ी हुई पॉपुलेशन को फीड करने के लिए जो हमारी फूड की ज़रूरत है वो भी काफ़ी हद तक फुलफिल हुई है। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी या जेनेटिक इंजीनियरिंग के यूज़ के कारण कई सारे इथिकल इश्यूज भी खड़े हुए, तो उनके बारे में हम आगे बात करते हैं। लेकिन सबसे पहले इथिक्स क्या होते हैं? देखो, इथिक्स होते हैं सर्टेन रूल्स ऑफ कंडक्ट कि ये चीज़ जो है वो लेजिटिमेट है, ये चीज़ जो है वो ठीक है और ये चीज़ ठीक नहीं है। तो सोसाइटी के अंदर हमारा कंडक्ट कैसा हो, हमारा बिहेवियर कैसा हो, उसके लिए कुछ सेट ऑफ रूल्स होते हैं। उन रूल्स को हम क्या बोलते हैं? इथिक्स। एंड बायोइथिक्स मीन, बायोइथिक्स are the rules of our conduct towards the biological bird। यानी दुनिया में जो अलग अलग तरह के ऑर्गेनिजम्स हैं, यानी प्लांट्स हैं, एनिमल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, उन सब के लिए हमारा बिहेवियर, हमारा कंडक्ट कैसा हो, वो एक ह्यूमन जैसा हो, यानी एक जिसको हम बोलेंगे कि मानवता जैसा हो। तो बाकी के ऑर्गेनिजम्स को भी हम लोग जो हैं वो इक्वल राइट दें टू लिव एंड सरवाइव। तो ये जो डिफरेंट टाइप के रूल्स होते हैं, जो किसके लिए हैं? जो शो करते हैं आवर कंडक्ट को, हमारे बिहेवियर को टुवार्ड्स दी बायोलॉजिकल बर्ड, यानी डिफरेंट प्लांट्स, एनिमल्स, ऑर्गेनिजम्स के लिए हमारा कैसा कंडक्ट होना चाहिए। तो जो गवर्न करते हैं, जो रेगुलेट करते हैं रूल्स हमारे कंडक्ट को टुवार्ड्स दी बायोलॉजिकल वर्ल्ड, उसको हम क्या कहते हैं? बायोइथिक्स। ऐसे रूल्स को हम बायोइथिक्स के अंडर स्टडी करते हैं। लेकिन हमारा जो मेन बायोइथिकल कंसर्न्स हैं, हमारे जो मेन हम ये कहें कि ऑर्गेनिजम्स को लेके जो है हमारे कंसर्न हैं, इथिकल कंसर्न हैं, वो क्या हैं? तो उसमें सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि वायलेशन ऑफ इंटीग्रिटी ऑफ स्पीशीज विद द यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी और विद द यूज ऑफ रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। हमने क्या किया? एक जीन जो है किसी ऑर्गेनिज्म में से निकाल के किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर कर दिया। ऐसे हम डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के बीच में जब जीन्स को ट्रांसफर करते हैं तो उसके कारण जो है डिफरेंट स्पीशीज की जो इंटीग्रिटी है वो वायलेट हो रही है। यानी डिफरेंट स्पीशीज जो हैं उनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं रह रही। किसी भी स्पीशीज का जीन निकाल के हम किसी भी दूसरी स्पीशीज में डाल रहे हैं तो उसके कारण डाइल्यूशन ऑफ स्पीशीज हो रही है। तो एक तो ये है हमारा कंसर्न। दूसरा कंसर्न क्या है कि जब हम जीन्स को ट्रांसफर कर रहे हैं एक दूसरे के अंदर, तो उसके बहुत से अनफॉरसीन रिस्क्स जो हैं वो इन्वायरमेंट के ऊपर भी पड़ रहे हैं, पर्टिकुलरली बायोडाइवर्सिटी के ऊपर, बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी के ऊपर, यानी डिफरेंट स्पीशीज ऑफ प्लांट्स, डिफरेंट स्पीशीज ऑफ एनिमल्स, इन सब के ऊपर जो है कुछ ना कुछ
अनफॉरसीन रिस्क्स जो हैं, जो हमें नजर नहीं आ रहे एट प्रेजेंट, तो वो रिस्क भी जो हैं वो उनके साथ जुड़े हुए हैं। कुछ ऐसे इफेक्ट्स जो हैं, डेंजरस इफेक्ट्स जो हैं, वो बायोडाइवर्सिटी के ऊपर और इन्वायरमेंट के ऊपर पड़ रहे हैं। फिर देखो, जब हम किसी ह्यूमन का जीन किसी डॉग के अंदर डाले जा रहे हैं, डॉग का जीन ह्यूमन बीइंग के अंदर डाल रहे हैं, पिग्स के जीन ह्यूमन बीइंग में डाल रहे हैं, ह्यूमन बीइंग के जीन्स फिश में, माउस में डाल रहे हैं, तो उसके कारण डाइल्यूजन ऑफ कंसेप्ट ऑफ ह्यूमननेस हो रहा है। यानी आदमी आदमी नहीं रह रहा, आदमी के जीन जो है किसी और में डाले जा रहे हैं हम, और किसी और के जीन ह्यूमन बीइंग में डाल रहे हैं, तो कंसेप्ट ऑफ ह्यूमननेस जो है वो डिल्यूट हो रहा है। नेक्स्ट है, हम अपने बेनिफिट के लिए, ह्यूमन बीइंग के बेनिफिट के लिए डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को जस्ट एक फैक्ट्री के स्टेटस तक रिड्यूस कर चुके हैं। हम किसी ऑर्गेनिज्म में कोई डिजायरेबल जीन डाल के उससे अपने मतलब के प्रोडक्ट्स जो हैं वो रैपिडली बनवा रहे हैं, मैन्युफैक्चर करवा रहे हैं। सो द डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स आर रिड्यूस्ड टू द स्टेटस ऑफ अ फैक्ट्री और टू द स्टेटस ऑफ एन इंडस्ट्री। एक इंडस्ट्री का या एक फैक्ट्री का स्टेटस बन के रह गए हैं ऑर्गेनिज्म, कि उनके अंदर हम तरह तरह के जीन्स डाल के अपने लिए यूजफुल प्रोडक्ट बनाने का काम कर रहे हैं। जिसके कारण क्या है, डिफरेंट एनिमल्स में जब जीन्स डाले जाते हैं तो हम तो अपने फायदे के लिए डाल रहे हैं, टू गेट दी सर्टेन डिजायरेबल प्रोडक्ट्स, लेकिन एनिमल उसके कारण सफर कर रहा है। एनिमल की बॉडी के ऊपर कई इल इफेक्ट्स जो हैं वो पड़ रहे हैं। तो ये जो यूज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, उसके कारण क्या हो रहा है, उसके कारण डिसरिस्पेक्ट टुवर्ड्स द डिफरेंट एनिमल्स। अलग अलग एनिमल्स के लिए जो है हमारा जो बिहेवियर है वो एक किस्म का डिसरिस्पेक्टफुल बिहेवियर हो रहा है। तो इन सारी प्रॉब्लम्स को देखते हुए, इन सारे कंसर्न्स को, बायोएथिकल कंसर्न्स को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने फॉर्मेशन की GEAC की। What is GEAC? GEAC stands for Genetic Engineering Approval Committee. Genetic Engineering Approval Committee ये इंडियन गवर्नमेंट ने बनाई है। ये किस लिए बनाई? ये बनाई कि कोई भी हमने अगर बायोटेक्नोलॉजिकल या जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज करना है किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, यानी किसी ऑर्गेनिज्म को हमने एक्सपेरिमेंटल ऑर्गेनिज्म जो है सिलेक्ट करना है टू परफॉर्म वेरियस जेनेटिक एक्सपेरिमेंट, तो हम पहले इस कमेटी से अप्रूवल लेंगे। ये कमेटी से अप्रूवल लेने का पर्पस क्या है? फॉर दी सेफ्टी ऑफ इंट्रोड्यूसिंग जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। क्योंकि अगर हम बिना परमिशन लिए, बिना अप्रूवल लिए कोई भी ऑर्गेनिज्म जो है वो जेनेटिकली मॉडिफाइड करके आगे उसको जो है आम पब्लिक के यूज के लिए उसके प्रोडक्ट्स को जो है रिलीज कर देते हैं, या मार्केट में ऐसे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्ट अगर आता है तो वो अनसेफ भी हो सकता है ह्यूमन बीइंग के लिए। उसके कारण वेरियस जो है प्रॉब्लम्स भी आगे चल के सोसाइटी के अंदर पैदा हो सकती हैं। इसलिए इंडियन गवर्नमेंट ने जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी जो है वो सेटअप की, और इस कमेटी से जो है प्रायर परमिशन लेनी जरूरी होती है अगर हम किसी भी तरह का कोई जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट जो है या ऑर्गेनिज्म जो है अगर तैयार करना चाहते हैं। फिर इसके बाद आगे हम लोग बात करते हैं कि रीसेंट टाइम्स में ये कमेटी क्यों बनाई गई, एक और भी इसके पीछे कुछ रीजंस हैं। वो रीजन ये हैं कि जीएम क्रॉप्स जो हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं, वो एवोल्यूशनरी पैटर्न में भी चेंजेस ला रही हैं।
एवोल्यूशनरी पैटर्न के अंदर भी चेंजेस ला रही हैं, तो उसके जो हैं कई सारे आगे चल के इफेक्ट्स हो सकते हैं, इल इफेक्ट्स हो सकते हैं। तो उसके लिए भी ये कमेटी की सेटअप किया गया कि ऐसी प्रॉब्लम्स ना आए। दूसरा इसमें जो है कि जीएम क्रॉप्स जो हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जो हैं, अगर उनमें से कोई जीन, मान लो कोई इंसेक्ट रेजिस्टेंस के लिए या पेस्ट रेजिस्टेंस के लिए कोई जीन है, वो जीन जो है वो शिफ्ट कर जाए किसी अनवांटेड प्लांट में, तो अनवांटेड प्लांट जो है वो उनका सर्वाइवल जो है वो लंबे समय तक होना शुरू हो जाएगा। तो उसके कारण कई किस्म की और प्रॉब्लम्स जो हैं वो खड़ी हो सकती हैं। फिर हेल्थ हैजर्ड्स, बहुत से जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स के जो प्रोडक्ट्स हैं या जेनेटिकली मॉडिफाइड एनिमल्स के जो प्रोडक्ट्स हैं, दे कॉज एलर्जी टू ह्यूमन बीइंग, वो एलर्जी भी पैदा कर सकते हैं डिफरेंट ह्यूमन बीइंग के लिए, स्किन प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। फिर हमारी एलिमेंट्री कैनाल के अंदर जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हैं, उनको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्रोडक्ट्स जो हैं क्रॉप्स के या एनिमल्स के, वो उनमें म्यूटेशंस पैदा कर सकते हैं, और उनमें म्यूटेशंस के कारण कई किस्म की प्रॉब्लम्स जो हैं वो हमारी बॉडी के अंदर पैदा हो सकती हैं। फिर है कि कई बार जब हम किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से जो है काम कर रहे होते हैं, तो लेबोरेटरी के अंदर से हो सकता है कि कुछ ऐसे वायरसेस, कुछ ऐसे बैक्टीरिया जो हैं उस दौरान रिलीज हो जाएं और वो तरह तरह के पेंडेमिक, तरह तरह के एपिडेमिक्स पैदा कर सके। और ऐसा माना जाता है कि एड्स जो है उसका वायरस शायद ऐसी स्टडीज के चलते ही जो है वो रिलीज हुआ है। और ऐसे ही अभी जो डिजीज कोविड-19 के कारण जो प्रॉब्लम्स पैदा हो रही हैं, हो सकता है ये भी इसी कड़ी में जो है वो रिलीज हुआ हो। तो कहने का मतलब है कि इस तरह के कई सारे कंसर्न हैं, कई सारी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं। फिर एक और चीज, कई ऐसे वैराइटीज हैं, जैसे मैं एक एग्जांपल देता हूं, बासमती राइस। बासमती राइस, इसको वैसे तो हमने इस टॉपिक के अंदर पढ़ना है। बासमती राइस की इंडिया के अंदर 27 जो है डिफरेंट वैराइटीज हैं जो कि इंडिया में बहुत पहले से ग्रो की जाती हैं। और बासमती राइस जो है वो फेमस है अपनी स्पेसिफिक या पर्टिकुलर एरोमा के कारण, अपनी पर्टिकुलर फ्रेग्रेंस के कारण। तो इसकी मार्केट वैल्यू ज्यादा है, लेकिन और यहाँ के फार्मर सदियों से इसको पैदा करवा रहे हैं, ये डिफरेंट वैरायटीज को बासमती की, और इसके बारे में ट्रेडिशनल नॉलेज जो है फार्मर्स के अंदर वो कई डेवलप्ड कंट्रीज के साइंटिस्ट से भी हो सकता है ज्यादा हो। लेकिन हुआ क्या, इन 1998 में 97 में अमेरिका की एक कंपनी ने बासमती, इंडियन बासमती की वैरायटी को की क्रॉस ब्रीडिंग करवाई किसी सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ, और एक नई वैरायटी तैयार करके उसका पेटेंट जो है वो हासिल कर लिया। और उसका पेटेंट लेने के बाद अब जो है बासमती राइस को सेल करने की, यानी बेचने की, और उसके ऊपर किसी भी तरह के कोई राइट्स जो हैं वो इस कंपनी के पास, अमेरिकन कंपनी के पास आ गए। तो बोलने का मतलब क्या है कि एक किस्म का मोनोपोली हो गई उस कंपनी की कि ये बासमती राइस की डिफरेंट जो वैरायटीज हैं उनके बारे में जो भी नॉलेज है, उसके बारे में जो भी आगे प्रोसेसिंग करके कोई प्रोडक्ट बनाने हैं,
उन सब का ऑफिशियल राइट सेल करने का और उससे जो भी बेनिफिट लेने का है वो इस कंपनी ने, पर्टिकुलर कंपनी ने हासिल कर लिया अमेरिकन पेटेंट डिपार्टमेंट से, जिसके कारण जो है पूरी दुनिया में बासमती राइस को पैदा करवाने वाले जो कंट्रीज हैं वो उनका ट्रेडिशनल नॉलेज एक किस्म का चोरी कर लिया उस कंपनी ने। तो मेरा बोलने का मतलब क्या है कि ऐसी कई सारी प्रॉब्लम्स जो हैं, और भी कई प्रॉब्लम्स हैं, टर्मरिक को लेके है, योग को लेके है, इंडिया में योग और बाहर जाके योगा बन के वो पेश होता है। तो बासमती राइस है, टर्मरिक है, डिफरेंट काइंड की जो हैं, थाईलैंड के अंदर फंजाई की डिफरेंट स्पीशीज हैं, ब्राजीन नाम की एक प्रोटीन है। ये सब ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जिनके लिए अलग अलग दुनिया के डेवलप्ड कंट्रीज के साइंटिस्ट ने या वहां की कंपनीज ने, मल्टीनेशनल कंपनीज ने पेटेंट्स ले लिए और उनके ऊपर एक किस्म की उनकी मोनोपोली होगी उन सब के बेनिफिट लेने के लिए। यानी किसी ने भी उसके फील्ड में, उस पर्टिकुलर प्लांट के ऊपर, उस पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के ऊपर या उससे मिलने वाले प्रोडक्ट के ऊपर कोई रिसर्च करनी है या किसी तरह का कोई आगे जो है अपना ट्रेडमार्क लगा के सेल करना है, तो वो ऐसा नहीं कर सकता। तो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स को और ऐसे बायोएथिकल कंसर्न्स को सॉल्व करने के लिए इंडिया में फॉर्मेशन ऑफ GEAC जो थी वो इंडियन गवर्नमेंट ने की। अब आते हैं इसके बाद बायो पेटेंट। आगे हमारे पास 2-3 ये टॉपिक हैं, जल्दी से इनके बारे में बता रहा हूं। बायो पेटेंट, पेटेंट का मतलब होता है ऑफिशियल राइट, यानी किसी को किसी चीज के लिए कोई हक मिल जाना, कोई राइट मिल जाना, उसे तो बोलते हैं पेटेंट। और जब किसी को किसी लिविंग थिंग के बारे में, किसी बायोलॉजिकल थिंग के बारे में जो है राइट मिल जाता है, ए राइट विच इज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट टू एन इन्वेंटर, कोई भी राइट जो किसी इन्वेंटर को मिलता है बाय द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी टू सेल द पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड टू बार एंड टू डी बार, दूसरों को डी बार करने के लिए अगेंस्ट द कमर्शियल यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट और दैट पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म। तो पेटेंट इज द ऑफिशियल राइट विच इज ग्रांटेड बाय गवर्नमेंट और गवर्नमेंट एजेंसी टू एन इन्वेंटर फॉर द यूज ऑफ पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म and to inhibit the others to get certain commercial benefits from that particular product। तो बायो पेटेंट एक किस्म का क्या है, राइट है किसी कंपनी को, किसी पर्सन को, किसके लिए एक राइट है, ऑफिशियल राइट है किसी कंपनी या किसी पर्सन को टू प्रिवेंट द अदर्स फ्रॉम कमर्शियल यूज ऑफ हिज इन्वेंशन, कि उसने जो इन्वेंशन की या उस कंपनी ने जो इन्वेंशन की, तो उस इन्वेंशन का कमर्शियल बेनिफिट लेने से दूसरों को रोकना और खुद जो है उसका बेनिफिट जो है वो मैक्सिमम लेना। ये जो ऑफिशियल राइट जो है किसी इन्वेंटर को या किसी कंपनी को मिलता है किसी बायोलॉजिकल थिंग के लिए, किसी प्रोसेस के लिए, या किसी जो है हम प्रोडक्ट की बात करें किसी प्रोडक्ट के लिए, तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऐसे बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या बायोलॉजिकल प्रोसेस के लिए जो राइट मिलता है दैट इज कॉल्ड एज बायो पेटेंट। आजकल बायो पेटेंट जो है वो जीन के लिए, पर्टिकुलर सेगमेंट ऑफ DNA के लिए भी मिलता है, प्रोटीन्स के लिए भी मिलता है विच हैव पर्टिकुलर सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड्स, टेक्नोलॉजिकल प्रोसीजर्स के लिए भी मिलता है। इसके अलावा जो है ये डिफरेंट प्रोडक्शन प्रोसेसेस के लिए भी मिलता है, प्रोडक्ट्स की एप्लीकेशंस के लिए भी बायो पेटेंट मिलता है। तो
जो मैंने पहले एग्जांपल दी थी बासमती राइस की, तो बासमती राइस जो है उसकी एक क्रॉस ब्रीडिंग करके नई वैरायटी तैयार की थी, तो सेमी ड्वार्फ वैरायटी के साथ इंडियन वैरायटी की क्रॉस ब्रीडिंग करवा के, तो उसको एक नई इन्वेंशन या एक नोबल इन्वेंशन जो है नाम देके फिर उस अमेरिकन कंपनी ने इसका जो राइट था, बायो पेटेंट था, वो करवाया था। ठीक है, नेक्स्ट है, ताकि दुनिया के जो दूसरे कंट्री हैं उनको बासमती की ये डिफरेंट वैरायटीज जो हैं उनको सेल करने का जो पावर है वो बाकियों के पास ना रहे। नेक्स्ट है इसके बाद अगला, लेकिन रीसेंट टाइम में कुछ पेटेंट जो हैं वो कैंसिल भी हुए हैं। मैं एग्जांपल दे रहा हूं, यूज ऑफ टर्मरिक। यूज ऑफ टर्मरिक, टर्मरिक जो है ये टर्मरिक जो है हल्दी, इसका इंडियन होम्स में, इंडिया के हर एक घर में आज हम जानते हैं कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो इसकी हीलिंग, इंजरीज को हील करने की एबिलिटी को ना जानता हो। टर्मरिक जो है उसको आज भी मिल्क के अंदर मिला के जो है वो दिया जाता है इंटरनल इंजरीज को ठीक करने के लिए, और बाहर भी अगर बॉडी के ऊपर कहीं कोई इंजरी हुई हो तो उसको ठीक करने के लिए, उसकी हीलिंग के लिए टर्मरिक का यूज होता है। लेकिन इसमें भी डेवलप्ड कंट्रीज में, यानी कि खास तौर पे अमेरिकन कंपनी ने एक ने टर्मरिक के इस पर्टिकुलर, हम ये कह सकते हैं, यूज को पेटेंट करवा लिया कि इसकी जो है वो इंजरी हीलिंग में जो इसकी ये एबिलिटी है टर्मरिक की, इसका बायो पेटेंट जो था वो एक अमेरिकन कंपनी ने ले लिया 1995 में। लेकिन इसमें कोई नोवेल्टी वाली बात नहीं है, इसमें कोई नयापन नहीं है, इसमें कोई इनोवेशन नहीं है, क्योंकि इंडियन जब पेटेंट डिपार्टमेंट ने या इंडियन गवर्नमेंट ने जब इसके अगेंस्ट प्रोटेस्ट किया कि इंडिया के हर एक घर में ये ट्रेडिशनल नॉलेज जो है टर्मरिक के रिगार्डिंग वो ऑलरेडी लोगों को है, तो बाद में 1997 में इसको जो था कैंसिल कर दिया गया। 1998 में इस पेटेंट को कैंसिल कर दिया गया, और ये पेटेंट किसके ऊपर था? यूज ऑफ टर्मरिक इन वुंड हीलिंग। नेक्स्ट है, इसके अलावा ही बायोपायरेसी, अगला टॉपिक जो है बायोपायरेसी, कि कई बार कुछ ठीक पेटेंट भी हुए होते हैं, यानी किसी कंपनी ने या किसी इन्वेंटर ने किसी पर्टिकुलर बायोलॉजिकल प्रोडक्ट या प्रोसेस के बारे में पेटेंट करवाया होता है, लेकिन बिना उसकी राय के, बिना उसकी परमिशन के अगर हम उस प्रोडक्ट को जिसके लिए पेटेंट ऑलरेडी हो चुका है, तो बिना इन्वेंटर की परमिशन के अगर हम उसको सेल करते हैं या उस नॉलेज का बेनिफिट जो है वो कमर्शियल बेनिफिट हम लेते हैं, देन इट कम्स अंडर द हेडिंग बायोपायरेसी। तब इसको हम क्या बोलते हैं? बायोपायरेसी। यानी डिफरेंट बायोलॉजिकल प्रोडक्ट का जो है फायदा बिना इन्वेंटर की परमिशन के अपने लिए लेना, तो उसको हम बोलते हैं बायोपायरेसी। और इसमें कई एग्जाम्पल हम दे सकते हैं कि एग्जाम्पल इसमें कई सारी आ सकती हैं, जैसे रॉयल बोटेनिकल गार्डन के अंदर जो है वो रबर ट्री, रॉयल बोटेनिकल गार्डन जो कि लंदन के अंदर है, तो उसमें रबर ट्री जो है हेबिया ब्रासिलेंसिस, ये ब्राजील से जो है वहां पे पैदा करवाया गया।
तो उसमें किसी की कोई परमिशन नहीं ली गई, तो ये भी एक बायोपायरेसी ही है। सिमिलरली जो है एग्जाम्पल हम लोग दे सकते हैं सिनकोना सीड्स की। सिनकोना सीड्स बॉल्बिया से लिए गए और उनको रॉयल बोटेनिकल गार्डन के अंदर जो था उन सीड्स की हेल्प से प्लांट्स को पैदा करवाया गया विदाउट गेटिंग एनी परमिशन फ्रॉम दी बॉल्बियन गवर्नमेंट। तो ये भी एक किस्म की वायलेशन है। ऐसे ही गैलापागो आइलैंड्स के ऊपर जब ये जो अगर हम बात करें चार्ल्स डार्विन की, तो चार्ल्स डार्विन अपनी सी बॉयज के दौरान जब वो पैसिफिक ओशन में गैलापागो आइलैंड्स के ऊपर गया तो वहां से उसने डिफरेंट जो थे ऑर्गेनिजम्स उनको वो अपने साथ कैरी करके लेके आया। तो इस तरह से मतलब वहां की गवर्नमेंट्स या वहां के जो ऑफिशियल्स थे बिना उनकी परमिशन के, तो ये भी एक किस्म का बायोपायरेसी के केस में आता है। तो ऐसे ये डिफरेंट एग्जांपल्स हैं बायोपायरेसी की। और लास्ट में मैं बात कर रहा हूं बायोबार्स। बायोबार्स क्या होती हैं? बायोबार्स होती हैं, इसमें मैं लास्ट वाले में एक और पहले बता देता हूं। एक एग्जांपल है ब्रेजीन की। ब्रेजीन, ये ब्रेजीन जो है ये लगभग 2000 ब्रेजीन ये लगभग 2000 टाइम्स मोर स्वीटर है एज कंपेयर टू सुक्रोज। जो कॉमन हम टेबल शुगर यूज करते हैं उसके मुकाबले ये ब्रेजीन जो है ये 2000 टाइम ज्यादा मिठास होती है इसमें, यानी बहुत ही दुनिया का सबसे मीठा सब्सटेंस है ये। बेसिकली ये एक प्रोटीन है, ये एक प्रोटीन है जो कि एक अफ्रीकन बेरी से मिलती है, अफ्रीकन बेरी से मिलती। तो अमेरिकन कंपनी ने इस ब्रेजीन प्रोटीन का जो था वो पेटेंट करवाया विदाउट गेटिंग परमिशन। जहां ये नेचुरली पैदा होती है वहां उनकी बिना परमिशन के इसका पेटेंट जो है वो एक अमेरिकन कंपनी ने करवाया। तो ये भी वायलेशन है, यानी ये भी बायोपायरेसी के केस में आता है, क्योंकि नेचुरली जो है ये ब्रेजीन ये अफ्रीका के अंदर मिलती है। और जैसा मैंने पहले बोला कि ये जो है अमेरिका ने क्या किया, फिर इस अमेरिकन साइंटिस्ट ने या अमेरिकन कंपनी ने क्या किया कि इस ब्रेजीन प्रोटीन को, जो कि दुनिया का सबसे मीठा सब्सटेंस है, इसको बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल जो जीन है वो जीन निकाला अफ्रीकन बेरीज में से और उसको मक्की के मेज के अंदर डाला। तो मेज के कर्नल से फिर ये जो है इन्होंने ब्रेजीन प्रोटीन जो थी वो ऑब्टेन करनी शुरू कर दी। यानी जो प्लांट नेचुरली मिल रहा है अफ्रीका के अंदर, तो वहां अफ्रीकन गवर्नमेंट की बिना परमिशन लिए उस प्लांट के अंदर से जीन निकाल के विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिंथेसिस ऑफ ब्रेजीन, उसको मेज के प्लांट के अंदर डाला गया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ पर्टिकुलर प्रोटीन। तो ये भी बायोपायरेसी के अंडर आता है। ऐसे ही थाईलैंड के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट कुछ फंजाई की स्पीशीज, कुछ एल्गा की स्पीशीज, जिसमें कि 200 स्ट्रेन्स ऑफ मैरीन फंजाई हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रिटेन की एक यूनिवर्सिटी के कुछ प्रोफेसर्स और कुछ स्टूडेंट्स थाईलैंड में आए और 200 डिफरेंट स्पीशीज ऑफ फंजाई, जिनमें कि कैंसर की ट्रीटमेंट और कई सारे और डेंजरस डिजीजेस की ट्रीटमेंट के लिए जो है जिनसे मेडिसिन्स जो हैं वो बनाई जा सकती हैं, ऐसा माना जाता है। तो उनको वहां से अपने कंट्री के अंदर लेकर आए और उनके जीन्स जो है निकाल के अब तरह तरह के जो है प्रोडक्ट्स बनाने में उनका यूज हो रहा है। तो ये भी एग्जांपल एक बायोपायरेसी की है।
तो बायोपायरेसी में रिसेंट टाइम्स में भी जो है ये सारा कुछ जो है वो हो रहा है। नेक्स्ट है, लास्ट में मैं बात कर रहा हूं बायोबार की। देखो पहले जो था जो लड़ाइयां होती थी वो डिफरेंट टाइप के वेपन्स की हेल्प से होती थी, मैन टू मैन होती थी। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो है डिफरेंट काइंड के मैं ये कहूँगा कि अलग अलग तरह के जो हैं वेपन्स आ गए, जिसमें कि एटॉमिक बॉम्ब्स, हाइड्रोजन बॉम्ब, इस तरह के वेपन्स आ गए। लेकिन अब नेक्स्ट जो है ऐसा माना जा रहा है कि आगे जो बार्स होंगी बिटवीन द डिफरेंट कंट्रीज, उसमें वेरियस काइंड के डेंजरस वायरसेस, डेंजरस बैक्टीरिया, डेंजरस फंजाई, इस तरह के माइक्रोब्स का इस्तेमाल हो सकता है, जिसमें कि बिना सीधे लड़ाई लड़े माइक्रोब्स की हेल्प से जो है एनिमी के लोगों को जो है वो हार्म पहुंचाया जा सकता है। लार्ज स्केल के ऊपर ह्यूमन पॉपुलेशन जो है उसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। और इसमें जो था एक एग्जांपल आती है कि बिफोर द अटैक ऑन WTC, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के ऊपर अटैक करने से पहले जो अलकायदा आउटफिट है टेररिस्ट का, उसके लोगों ने अमेरिकन ऑफिसेज के अंदर बैसिलस एंथ्रासिस, ये एक बैक्टीरियम है बैसिलस एंथ्रासिस, इस बैक्टीरियम के स्पोर्स भेजे थे अमेरिका के ऑफिसेज में एनवेल्प्स के अंदर डाल के। तो जैसे ही लोगों ने उन एनवेल्प्स को ओपन किया तो वो स्पोर्स एयर में रिलीज हुए, लेकिन लकीली ये बैसिलस एंथ्रासिस नाम का जो बैक्टीरियम है ये ह्यूमन बीइंग के लिए डेंजरस नहीं है। इस कारण से कोई लार्ज स्केल के ऊपर वहां कोई एपिडेमिक या पेंडेमिक नहीं फैली। लेकिन अगर ये डेंजरस होता तो लार्ज स्केल के ऊपर बिना कोई ट्रेडिशनल वेपन्स की हेल्प से लड़ाई लड़े लार्ज स्केल के ऊपर लोगों की डेथ हो सकती थी। जैसे कि रूमर्स अभी जो है कोरोना वायरस को लेके हैं कि चाइना ने शायद अपनी लेबोरेटरी से ये जानबूझ के छोड़ा है ताकि दुनिया में लार्ज स्केल के ऊपर जो है वो लोगों की एनिमी कंट्रीज की डेथ हो। हालांकि ये रूमर है, तो ये एग्जाम्पल में आ सकता है कि ऐसे इसको समझने के लिए मैंने ये बात की है, समझाने के लिए कि बायोबार का मतलब क्या है कि जो डेंजरस वायरसेस हैं या बैक्टीरिया हैं उनको एनिमी कंट्री के अंदर रिलीज करवा देना ताकि उससे एट ए स्ट्रेच लार्ज स्केल के ऊपर लोगों की जो है वो डेथ हो जाए। तो ऐसी वार्स, ऐसी लड़ाइयां जो माइक्रोब्स या पैथोजेंस की हेल्प से लड़ी जाएं उनको हम बोलेंगे बायोबार्स। ऐसी लड़ाइयों को बायोबार्स, ठीक है। तो इस तरीके से बायो पेटेंट राइट है किसी ना किसी बायोलॉजिकल प्रोडक्ट को सेल करने का, उसके ऊपर जो है उसके बेनिफिट्स लेने का। बायोपायरेसी है बिना इन्वेंटर की परमिशन के अगर हम किसी के डिस्कवर्ड या इन्वेंटर जो प्रोडक्ट है उसका यूज करते हैं अपने फायदे के लिए। और बायोबार्स होती हैं कि विद द यूज ऑफ डेंजरस माइक्रोब्स अगर हम जो है लार्ज स्केल के ऊपर डिस्ट्रक्शन करवाते हैं तो उसको हम बोलेंगे कि वो बायोबार की कैटेगरी में आए। तो ये लास्ट हमारा टॉपिक था इथिकल इश्यूज के ऊपर। तो पहले इथिक्स के बारे में, बायो इथिक्स के बारे में मैंने बात की है और फिर उसके बाद ये बायो पेटेंट, बायोपायरेसी एंड बायोबार। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड दिस यूनिट। अब हमारी इसके बाद लास्ट यूनिट की हम बात करेंगे, तो उसमें 2 ही चैप्टर हैं हमारे सिलेबस के अंदर, तो उसके ऊपर हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। थैंक यू वेरी मच।